नारायण के चमोली में ग्लेशियर के पिघलने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। तपोवन में लगभग 32 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों और लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा क्यों आई और इसके प्रमुख कारण क्या है, इसे लेकर कई तरह की बातें की जा रही थी। तो वहीं देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मौके पर जाकर इस जल प्रलय के कारणों की खोजबीन की। इसके बाद उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट इस प्रलय को लेकर बनाई। खोजबीन के दौरान क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं और क्या वजह रही इस हादसे की, इसको लेकर हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर कालाचंद साई से बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। चमोली में आई हुई आपदा को 7 दिन गुजर चुके हैं। क्या वजह रही, आखिर क्यों जो है इस तरह की इतनी बड़ी आपदा आ गई, इन सब पर वाडिया इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहा है। उसने रिसर्च की है और अपनी रिसर्च भी जो है वो लगभग पूरी कर दी है कि आखिर हुआ क्या था, क्या कुछ जो है वहां पर घटित हुआ जिसके बाद इतना बड़ा जो है घटनाक्रम पूरा हो गया। हमारे साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं सर, हमारे साथ हैं मौजूद कालाचंद साई सर। सर से ही जानते हैं कि आखिर सर क्या कुछ रहा, क्या कहें हम इसको कि जो इतनी बड़ी घटना हो गई सर, कई लोग जो हैं सर उसमें जो हैं जिनकी जो है वहां पे दफन है उनको ढूंढा जा रहा है, क्या कुछ रहा सर? आपने जरूर रिसर्च किया होगा, उस रिसर्च में क्या था सर, क्या सामने आया? देखिए, आप जो बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछे हैं। एंड ये 7 फरवरी जो फ्लैश फ्लड ऋषि गंगा में हुआ था, उसका एक्चुअल रीजन क्या है उसको पता लगाने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट से 5 मेंबर का साइंटिस्ट का टीम वहाँ पर आफ्टर दिस इवेंट वो लोग इमीडिएटली यहाँ से मूव हो गया। तो अभी आपको जो बताऊंगा एग्जैक्ट रीजन ढूंढने के लिए ये लोग इतना मेहनत किया, इतना काम किए, तो उन लोग को नाम भी इसी मौका में मैं बोल देना चाहता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट का डॉक्टर अमित कुमार, अक्षय कुमार, शमीर तिवारी, मनीष मेहता, विनीत कुमार, ये 5 पर्सन्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लेशियोलॉजी का स्टडी करते हैं। वो लोग वहाँ फील्ड जाकर के अपना अपना जिसके एक्सपर्ट जहाँ पर है, कोई सैंपल सेडिमेंट सैंपल कलेक्शन किया, कोई वाटर सैंपल लिया, कोई आइस लिया, कोई फोटोग्राफी इमेज लिया, एक इकट्ठा करके वो लोग एक कंक्लूजन दिए हैं। जो मैसेज हमारे पास वो पहुंचाया है, जो एक रिपोर्ट छपे है, उसी का मैं अभी आप लोगों को बताऊं किस तरह से वो लोग का अभी तक इस नतीजे में पहुंचे हैं, इसका एक्चुअल रीजन क्या था। बेसिकली दिस एंटायर वर्क वो लोग खुद ही अपने से किए हैं एंड वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। टोटल जो रीजन था, इस रीजन में हम ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऋषि गंगा कैचमेंट। ये जो है दिस इज धौली गंगा कैचमेंट, दिस इज अलकनंदा कैचमेंट एंड स्मॉल पोर्शन जो है ये हम लोग रॉन्थी रिवर कैचमेंट बोलते हैं। यहाँ पर एक्चुअल क्या हुआ ऑन 7 फरवरी, ये जो आपका रॉन्थी ग्लेशियर इस रीजन का जो है, इसके जो कैचमेंट है, इस कैचमेंट से एक 5600 मीटर ऊंचाई से एक ग्लेशियर मास टूट पड़ा नीचे। तो आप देखेंगे ये हमारा ट्रिगरिंग साइट है, जिससे जो 5600 मीटर ऊपर से ये रॉन्थी बैंक ग्लेशियर कैचमेंट से हमारा जो 5 मेंबर साइंटिस्ट फील्ड एंड एरिया हेलीकॉप्टर सर्वे से जो नतीजे पहुंचे हैं, इसका कारण क्या था उसके थोड़ा सा आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूं। ऑलमोस्ट इसके जो कारण वो लोग एक्सप्लेन किया है, मैं 5 मेंबर टीम ए में आपको बताता हूं। इस रीजन में जो इंटायर ऋषि गंगा कैचमेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, बेसिकली इसको थोड़ा सा मैं एक मैप के थ्रू पहले दिखाना चाहता हूं। दिस पोर्शन इज आवर ऋषि गंगा कैचमेंट एंड दिस एरिया इज कॉल्ड धौली गंगा कैचमेंट। यहाँ पर एक स्मॉल एरिया है, इसको हम लोग बोल रहे हैं रॉन्थी कैचमेंट एंड देन दिस साइड का जो है हमारा ये अलकनंदा है। बेसिकली ऑन 7 फरवरी क्या हुआ था इस रीजन में, आप लोग अगर इस एरिया में ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारा रॉन्थी ग्लेशियर बैंक अपर इस कैचमेंट से एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आइस टूटा पड़ा, जिसका लगभग उसका जो साइज था
वो 500 मीटर का बड़ा एक चंक ऑफ ग्लेशियर आइस टूट के नीचे गिरा। एंड ये जब यहाँ से गिरा, वो गिर के एक जो मैंने बताया था यहाँ पर रौंथी एक रिवर है, रंत्री रिवर के ऊपर गिरा। इसका स्लोप बहुत ज्यादा था, अराउंड 40 डिग्री स्लोप। एंड यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस था रफली 3.6 किलोमीटर। तो इतना हाई स्टीप में 3.6 किलोमीटर में जब गिरा, तब ये आपका आइस मास गिरने के बाद वहां से थोड़ा थोड़ा फ्रैगमेंट हो गया। यहाँ का भी जो स्नो था उसके साथ भी लेके गया, जो भी था आकर के यहाँ पर आकर के इसको ऊपर गिरा। और ये जो हमारा रौंथी रिवर है, ये रौंथी रिवर का वाटर जो फेड होता है, जो जहां वहां पर थोड़ा सा पानी आता है, ये रौंथी बैंक ग्लेशियर का पानी से ये आता है। तो जब इतना सारी मटेरियल यहाँ पर गिरा, वो रॉक फ्रैगमेंटेड, फ्रेश स्नो एज वेल एज आपके वाटर एंड सेडिमेंट्स सब मिला के एक स्लरी जैसा पैदा हुआ। वो स्लरी यहाँ से मूव करके चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक 8.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। जब आकर के वो ऋषि गंगा के ऊपर गिरा, जब ऋषि गंगा के ऊपर गिरा, तब यहाँ पर एक आपका डैम पैदा कर दिया। तो इसमें अपर स्ट्रीम ऑफ ऋषि गंगा में एक बहुत बड़ा लेक पैदा हो गया यहाँ पर। और जो मटेरियल था वो मटेरियल नीचे आपको इस तरह से चला गया। तो जब स्लरी मटेरियल नीचे चलने लगा, थोड़ा दूर के बाद ही उसके एक ऋषि गंगा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम है, उसको डैमेज किया। डैमेज करने के बाद वो फर्दर नीचे चला गया और उसके जितना सारी ऑन दी वे वुड डेब्री, वाटर, फर्दर वाटर, सेडिमेंट जो भी था, लेकर के एक बहुत बड़ा फोर्स के साथ वो धौलीगंगा रिवर के ऊपर गिरा। जब धौलीगंगा रिवर के ऊपर गिरा, तो अब इसका फोर्स इतना था, ये यहाँ का पानी को पीछे की तरफ धकल दिया। तो उसका एविडेंस हम लोग देखे हैं। ये नदी, ये जो आपका धौलीगंगा रिवर है, उसका दोनों साइड में वाटर काफी ऊंचाई तक आ गया था। एंड फिर ये स्लरी नीचे की तरफ चला गया। सडनली जो वाटर पीछे चला गया वो इमीडिएटली आ गया एंड एक बहुत बड़ा जार्क क्रिएट करके यहाँ पर आपका एनटीपीसी का एक डैम बनाया था तपोवन में, उसको भी जाके हिट किया, ये डैमेज हुआ। सो ये जो एंटायर स्टोरी हम लोग बताया, ये फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 22 किलोमीटर स्ट्रेच। ये स्ट्रेच में आपका इतना सारे इवेंट हुआ एंड अल्टीमेटली अभी जो हम लोग ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर जो डैम पैदा हुआ था, ये एक आर्टिफिशियल लेक जनरेट कर दिया। तो वो लेक से एक टेम्पररी लेक अभी जो पैदा हुआ है वो हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। एंड उसके हम लोग स्टेट गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट को जो बताए, शायद वहां पर आज का न्यूज में मैं भी ये भी देख रहा था, यहाँ पर कुछ काम हो रहा है सो दैट ये जो वाटर है वो वाटर फर्दर डैमेज इन द डाउन स्ट्रीम में ना कर पाए, इसी का प्रयास चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सो ये एज ए नटसेल हम जो बताना चाह रहा था, इसका एक्चुअल स्टोरी, ये हमारा ग्लेशियर आइस यहाँ से टूट पड़ा, फिर इस नदी में आया, दैट रौंथी रिवर में, उसके साथ स्लरी के साथ ये नीचे गया। नीचे जाकर के ऋषि गंगा में आपको एक डैम अपर स्ट्रीम में एक लेक पैदा कर दिया और स्लरी नीचे जाकर के यहाँ पर जो ऋषि गंगा के ऊपर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर था उसको डैमेज किया। फिर बहुत सारी मटेरियल लेकर के, वुड डेब्री जितना सारी था ऑन दी वे, लेकर के एक बहुत बड़ा जार्क के साथ जब धौलीगंगा में गिरा, उसका इंप्रेशन हम लोग देख रहा है, बैक थ्रस्ट ऑफ वाटर हुआ था। एंड देन वो सडनली बैक थ्रस्ट ऑफ वाटर यहाँ से भी जो स्लरी जा रहा था उसको लेकर के ये डैम को, एनटीपीसी का डैम को डैमेज किया। तो इतना जो आपको ऑब्जर्व है, जब स्लरी आता है, वाटर आता है, इसका ये जो डायमेंशन है, दे आर नैरो में आपको वाटर एंड डेब्री बहुत हाइट तक दिखाई दिया था। बट स्लोली जब वो नीचे नीचे जाने लगा, तब उसका विड्थ बढ़ते गया। विड्थ के वजह से आपको वाटर एंड स्लरी का हाइट भी कम दिखाई दिया। सर, जिस तरह से आपने ये दिखाया पूरा का पूरा, तो सर इसको माना जाए कि ये एवलांस था। पहले तो एवलांस था, आपने बताया भी कि एवलांस आया। दूसरा वजह सर कि जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं कि ठंड के मौसम में आखिर एवलांस कैसे आ सकता है, तो इन दोनों चीजों में भी आपने सर गहन चिंतन किया होगा। क्या कुछ था सर इसमें? देखिए, यहाँ पर क्या होता है आप लोगों को बताता हूँ। ये सही है जो
टूटने का चांस ठंडा में कम रहता है। बट यहाँ पर का जो ग्लेशियर है ये दिस हैज एक्सपीरियंस्ड टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज। इसका बजाय से एक प्रोसेस हम लोग फिजिक्स है उसमें, जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। तो यहाँ पर वो जो आपके ग्लेशियर मास देख रहा है उसके नीचे जो रॉक मास है, तो उसमें किसी बजाय से कुछ फ्रैक्चर इन कोर्स ऑफ टाइम, नॉट इन 1 डे और 2 डे, ओवर ए पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, वहां पर कुछ वीक जोन डेवलप हुआ। सो वीक जोन से जब मेल्टिंग होता था, और स्नो तो आपको हर साल होता ही है, स्नो मेल्ट, वाटर वहां पर पार्कुलेट हुआ। पार्कुलेट होने से आपको ये भी मालूम है जब वाटर फ्रीज होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इस तरह से अगर वहां पर वाटर पार्कुलेशन हुआ है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, थॉइंग मीन्स मेल्टिंग, ये इन कोर्स ऑफ टाइम हुआ है, तो एक वहां पर रॉक मास में एंड उसका ओवरलाइंग जो आपके ग्लेशियर मास है उसमें कुछ वीक जोन पैदा हुआ। और जब आपको ये भी मालूम है जिस दिन इवेंट हुआ उसका कुछ दिन पहले वहां पर काफी स्नोफॉल था, और जिस दिन वो इवेंट हुआ उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होने लगा थोड़ा सा, तो उसमें से जो पानी स्नो पिघल के वो वीक जोन के थ्रू जाने लगा। तो जो एंड दिस इज ऑल हैंगिंग ग्लेशियर, एक स्लोप रीजन में है। जब इस तरह से वाटर उसमें चला गया अंदर में, स्नो मेल्ट, वो थोड़ा सा रास्ता जो क्रैक जोन था उसको स्लिपरी कर दिया, और उस वेट इतना आपका स्लोप रीजन में हैंगिंग था वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो नीचे गिर गया। तो ये एवेलेंच का विंटर में इसका ये इस तरह से ही हम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन पता लगा साइंटिफिकली ये हुआ है। इसको नेचुरल माने कि ये ऐसा होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि एविलांस की बात करते हैं तो मतलब हम ये मान सकते हैं जो आपने पूरा ये बताया कि नेचुरल है, ये कभी भी हो सकता है। तो सर और भी रिसर्च की होगी आपने, वहां पर पाया होगा कि और कुछ ऐसा, जब हिमालय की हम बात करते हैं और हिमालय के उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर एविलांस के खतरे रहते हैं, तो इन्हें किस तरह से हमें देखना चाहिए सर? कैसे हम इनके जो है इनकी देख रेख करें, या फिर ये नेचुरल रहेगा कि हो सकता है कुछ सालों बाद ऐसा फिर देखने के लिए? देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे आप लोगों को मालूम है दैट हिमालयन टेक्टोनिक रीजन इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड इसके ऊपर जो ग्लेशियल मास है उसका नीचे भी डिफरेंट टाइप का रॉक है। तो वो रॉक में क्या प्रोसेस हो रहा है हम लोगों को कॉन्स्टेंटली उसको जानकारी मिलना चाहिए। उसके लिए हमारा स्टडी तो हो ही रहा है। और आपने जो क्वेश्चन कर रहा है, इस तरह से इतना बड़ा हिमालयन रीजन है, 2500 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड 300 किलोमीटर जो चौड़ा, इसमें कहीं जगह में इस तरह से जो प्रोसेस मैंने जो बोला है, फ्रीजिंग थॉइंग, इसी से जो वीक जोन डेवलप होता है वो ऑल्सो डिपेंड करता है वहां का रॉक मास कैसा है, नंबर 1। उसका उस तरह से और कुछ वजह से अगर फ्रैक्चर डेवलप हुआ है एंड फिर वो क्रिटिकल स्टेज में सपोज वो आ गया, फिर कोई हो सकता है उसमें किसी वजह से ट्रिगर भी हो सकता है। वो ट्रिगर में भी बिकॉज ऑफ दी सम डिपोजिशन ऑफ दी स्नोफॉल ओवर द ग्लेशियर मास अंडरलाइंग द ओवरलेन द रॉक मास। तो कुछ ट्रिगर होने से जो आज गिरने का था 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद जो वहां पर टूट सकता था, वो हो सकता है बिकॉज ऑफ द ट्रिगरिंग इफेक्ट वो अभी गिर गया, एंड द ट्रिगरिंग इफेक्ट में भी उसके ऊपर जो एक्सेस मास ऑफ स्नो डिपोजिट हुआ है वो होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर पाएंगे हिमालयन रीजन में, हो सके हम लोगों को पता चले वो बिफोर दिस इवेंट हैपेंस। अगर वो हैपन पता चले तो हम अर्ली वार्निंग कर देंगे। अर्ली वार्निंग से फिर लोगों का पता लग जाएगा कि अभी इस जगह में इस तरह का काम नहीं करना, और बाकी लोग जो हैबिटेशन है उसको वहां से इवैक्यूएट करना। तो हमारा जो प्रॉपर्टी लॉस होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर लॉस होता है, हमारा जो और भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लॉस होता है, उससे हम सेव कर सकते हैं। कई लोग जो कह रहे हैं कि कई ऐसी बातें सामने आई हैं कि जो डैम बने हुए हैं वहां पर, उन डैमों की वजह से भी ये सब हो रहा है। तो क्या सर हम दोष दे सकते हैं डैमों को, या फिर ये इतना मतलब नहीं है, नेचुरल है, डैम बनना तो जरूरी है, ये सब चीजें भी हैं कि सामने आती? देखिए आपने जो बातें किया है इसका बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, एंड लोगों को इसमें समझना भी चाहिए। जब भी आपको सभी को मालूम है जो हिमालयन रीजन फ्रेजाइल है, एंड कभी भी किसी हमारा अगर डैम भी बने, हमारा रास्ता भी बने, हमारा टनल भी बने, ये तो साइन ऑफ आवर प्रोग्रेस, साइन ऑफ आवर डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये चाहिए। लेकिन
ये इसको करने के पहले जो भी स्ट्रक्चर हुआ है, एक साइंटिफिकली एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसमें बहुत तरह एक्सपर्ट्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट में रहता है उनका राय लिया जाता है। वो लोग मिल करके एक रिकमेंडेशन करता है, एक सजेशन करता है जे कहाँ पर क्या चीज बनना चाहिए, कहाँ पर नहीं बनना चाहिए, तो उसी को फॉलो करके सब चीज होता है। तो इसमें ऐसे ये डैम के लिए हुआ, उसके लिए हुआ, ये भी जो प्रोसेस वहां पर डैम भी चल रहा है, ये बेस्ड ऑन सर्टेन रिकमेंडेशन, बेस्ड ऑन सर्टेन सजेशंस ही हुआ है। तो उसमें वो लोग भी लिख के दिए होंगे ये कहाँ पर होना, कितना वेट होना और ऑल सॉर्ट ऑफ चीज। तो एक तरह का जैसे हम लोग अर्बन डेवलपमेंट के बात करता है, दूसरा तरह का हम लोगों को डेवलपमेंट के वजह से हम जितना ज्यादा किसी नेचर के अगेंस्ट में जाने लगेंगे, हिमालयन फ्रेजिल स्टेट के अगेंस्ट में जाने लगेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विदाउट साइंटिफिक एविडेंस, विदाउट साइंटिफिक कुछ कॉज डायरेक्टली जो वहां से ग्लेशियर फॉल हुआ है, इसके लिए हुआ है। अभी तक इस स्टडी से हम लोग जो बताए हैं, इसका मेन रीजन साइंटिफिकली एविडेंसेस फ्रॉम द डेटा, एविडेंसेस फ्रॉम द एरियल फोटोग्राफ जो नतीजे पहुंचे हैं, ये तो वहां से फॉल हुआ है। वो जो फॉल होने के लिए कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है नहीं है, वो अभी हम लोगों को कुछ मालूम नहीं। आखिरी सवाल है, थोड़ा हटके भी सवाल है, हो सकता है कि आप सोचिए कैसे सवाल है ये, कि सवाल ये है सर कि क्या हम अभी आने वाले कुछ 100 सालों में या सालों में हिमालय में परिवर्तन, बहुत ज्यादा परिवर्तन देखेंगे? क्या हिमालय परिवर्तित होगा, चेंज होगा सर? चेंज, क्योंकि आप लोग भी स्टडी कर रहे होंगे इसमें, आपको क्या लगता है सर कितना चेंज होगा और चेंज होना कितना है, मतलब लॉजिकल है, क्या ये संभव है ये सब चीजें? देखिए, जो चीज नेचुरली हो रहा है उसके तो हम कभी भी स्टॉप नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज जो अगर हिमालय, जैसे बहुत लोग क्लाइमेट चेंज का बातें करते रहता है, उसका इम्पैक्ट हिमालय ग्लेशियर में हो और हमारा फ्लड सिस्टम में हो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेन इन द हिमालयन रीजन, तो ये चीज को हम लोगों को स्टडी करके हम पता लगा सकता है जे किस रीजन ज्यादा वल्नरेबल है, वेदर देयर मे बी an occurrences of earthquake, there may be a landslide, there may be avalanche, there may be some sort of flash flood, there may be some sort of that lake outburst plus. So all this from the study we can map, we can understand, we can prepare vulnerability map, we can give early warning, वो स्टडी के थ्रू कर सकता है। बट जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस जिस तरह से चल रहा है, इसको कोई भी वो बंद नहीं कर सकता है। ओनली थिंग उसका इम्पैक्ट कितना होगा, वो इम्पैक्ट को हम कितना रिड्यूस कर पाएंगे, वो हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा संभव है। जो अर्ली वार्निंग हो, जो वल्नरेबिलिटी जोन मैपिंग हो, एंड देन सब्सिक्वेंटली उसका एक्शन लेना है, किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। स्ट्रक्चर हो, वहां पर हैबिटेशन हो, कहाँ पर कितना हाई राइजिंग बिल्डिंग हो, वो हम एक रूल रेगुलेशंस के थ्रू कराएंगे तो हमारा उतना प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। वाडिया इंस्टीट्यूट लगातार रिसर्च कर रहा है, ये जो पूरी आपदा आई इसको लेकर रिसर्च चल रहा है, और जिस तरह से अब तो एक रिपोर्ट भी जो है वो पूरी बना दी गई है कि आखिर हुआ क्या कुछ, किस तरह से जो है ये इतनी बड़ी घटना जो है वो घटित हो गई। लेकिन जिस तरह से खुद सर ने बताया है कि ये पूरे का पूरा जो है प्रोसेस किस तरह से पूरा घटित हुआ, उसे इतना जरूर है कि हमें तैयार रहना होगा आने वाले दिनों के लिए भी। और अभी जिस तरह से एवलांस आया है, इसे भी उन्होंने बताया कि ये नेचुरली है, ये जो है इसको हैवी जो वहां पर स्नो हो गई थी वो भी वजह हो सकती है, कई सारी वजह उन्होंने बताई। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी आपदाओं के लिए अगर पहाड़ों में रहना, अगर हिमालय में रहना है तो तैयार जरूर रहना होगा।